अस्सलाम वालेकुम। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो कि एक बिहेवियर डिसऑर्डर है, हमारी कंट्री में उसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा होती जा रही है। आए दिन उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में जो कि वहाँ का मेडिकल सिस्टम बड़े ज़्यादा मैच्योर होते हैं, वहाँ पर बच्चों की स्क्रीनिंग अर्ली ईयर्स में अप टू 2 ईयर्स तक कर ली जाती है कि बच्चों में किसी भी किस्म के कोई बिहेवियर डिसऑर्डर मौजूद है, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई ऑटिज़म के इशूज़ या फिर ADHD के अगर इशूज़ मौजूद होते हैं तो वहाँ पर उनको अर्ली इंटरवेंशन के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन ये काम हमारी कंट्रीज़ में पेरेंट्स को खुद करना पड़ता है, उनको बच्चों में असेस करना पड़ता है कि उनके बच्चों में ऑटिज़म के कोई साइंस या सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं। और अनफॉर्चुनेटली गाइडेंस ना होने की वजह से पेरेंट्स को कई साल तक नहीं पता चलता कि उनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे 10 ऐसे साइंस शेयर करूंगा जो आप अपने बच्चों में खुद असेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आइडेंटिफाई हो सकता है कि आपके बच्चों में ऑटिस्टिक फीचर्स आ रहे हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें ऑटिज़म के साइंस की, तो सबसे पहले ऑटिज़म में स्पीच डिले आ रहा होता है, यानी बच्चे जो नॉर्मल बच्चा होता है वो 2 साल की एज में कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और इंटरेक्ट करना शुरू करता है अपने सराउंडिंग में, अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे 2, 3, 4 साल तक भी साउंड्स प्रोड्यूस नहीं करते या फिर बोलना या बातचीत करना नहीं शुरू करते, उनमें स्पीच डिले आ रही होती है। लेकिन एक चीज़ नोटेबल होती है कि उनमें स्पीच के साथ जो हियरिंग इश्यूज़ हैं वो नहीं होते, यानी उनको सिर्फ बोलने का इशू आ रहा होता है। बच्चे चीज़ों को या साउंड्स को परसीव कर रहे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं, वो प्रोसेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनके साथ उनकी कॉग्निशन काम नहीं कर रही होती और वो खुद से बोल नहीं सकते, वो कुछ इंटरेक्ट नहीं करते दूसरों के साथ। इसके अलावा बच्चों में अटेंशन के इश्यूज़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे आपके सराउंडिंग में ऑटिस्टिक हैं वो आपको टेंशन नहीं देंगे, इवन वो अपने पेरेंट्स को भी प्रॉपर टेंशन नहीं देते। अगर पेरेंट्स उनका नेम प्रोनाउंस करते हैं या फिर कोई मीनिंगफुल साउंड प्रोनाउंस करते हैं या उनको कोई ऑर्डर देते हैं, कोई बात उनसे करते हैं, तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। वो सिर्फ उन चीज़ों में तवज्जो देंगे, उन चीज़ों को अटेंशन देंगे जिन चीज़ों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं या फिर उनको अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना, जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं। बाकी चीज़ों को या फिर अपने नाम को या अपने पेरेंट्स को उनकी साउंड पर भी वो अटेंशन नहीं देते। और इसके साथ साथ बच्चे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते, यानी अपने पेरेंट्स के साथ भी, अपने सिबलिंग के साथ भी, अपने पीयर ग्रुप के साथ भी वो बहुत कम आई कांटेक्ट करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि वो किस लेवल के ऑटिज़म का शिकार हैं, बिल्कुल माइल्ड मॉडरेट है या फिर सीवियर किस्म का है, लेकिन स्टिल वो अटेंशन डेफिसिट होते हैं, अपने नाम की तरफ तवज्जो नहीं देते और पेरेंट्स के साथ या फिर सिबलिंग के साथ आई कांटेक्ट प्रॉपर्ली नहीं कर रहे होते। इसके साथ साथ बच्चों में कुछ रेपिटेटिव मूवमेंट्स आ रहे होते हैं, यानी हमने कुछ अपने पेशेंट्स में देखा है कि बच्चे रूम में जो बटन्स लगे होते हैं उनको स्विच ऑन ऑफ कर रहे होते हैं और कॉन्टिन्यूसली वो कुछ सेकंड्स तक, अप टू 30 सेकंड, 1 मिनट से 2-3 मिनट्स तक वो कॉन्टिन्यूसली इस रेपिटेटिव मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसका कोई पर्पस नहीं होता, सिर्फ वो इसको एंजॉय कर रहे होते हैं और वो रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते रहते हैं। इसके अलावा हमने अपने कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा है कि बच्चे बैठे बैठे, यानी बेड पे या सोफे पे बैठे हुए और अपनी बॉडी को टू एंड फ्रो मूव करें, यानी बैठे बैठे इस कॉन्टिन्यूस मूवमेंट में अपनी बॉडी को रखते हैं और ये मूवमेंट भी अगेन कुछ सेकंड्स तक, 30-40 सेकंड्स तक, 1 मिनट से अप टू 2-3 मिनट्स तक वो कॉन्टिन्यूस इस कंडीशन को रखते हैं और रेपिटेटिव मूवमेंट्स कर रहे होते हैं जो मीनिंगलेस मूवमेंट्स होते हैं, जिनका कोई पर्पस नहीं होता। इसके अलावा बच्चे नॉर्मली हाइपर एक्टिव थोड़े से होते हैं, बच्चे टिक के नहीं बैठते, वो एक जगह पे उनको बिठाएंगे तो कुछ देर के बाद उठ के दूसरी जगह पे चले जाएंगे, फिर कुछ मिनट्स के बाद वहाँ से बोर होकर वापस बेड पर आ जाएंगे, फिर उठ के चेयर पे चले जाएंगे, फिर सोफे पे चले जाएंगे। वो अपने रूम में, अपने सेफ जोन में कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, तो एक जगह पर टिक के नहीं बैठते, वो थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे हाइपो सेंसिटिव होते हैं या कुछ बच्चे हाइपर सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या है? जो बच्चे हाइपर सेंसिटिव होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उनके सराउंडिंग में उनको कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है, उनके रूम में या उनके सराउंडिंग में कुछ साउंड आती है, तो वो हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से उनको कम साउंड भी ज़्यादा महसूस होती है। जब उनके सराउंडिंग में कोई लाइट होती है और डिम लाइट अगर रूम में है तो उनको डिम लाइट भी ज़्यादा महसूस होगी, उसको ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनको उन चीज़ों को लेकर। ऐसी कंडीशन में बच्चे ये डिमांड करते हैं या पेरेंट्स को फोर्स कर रहे होते हैं कि उस साउंड को कम किया जाए या फिर हल्की फुल्की, फॉर एग्जांपल अगर रूम में खामोशी और क्लॉक की टिक टिक की साउंड आ रही होती है, बच्चों को वो साउंड भी ज़्यादा महसूस होती है और वो उनका दिल चाहता है कि वो साउंड भी बंद हो जाए। इसी तरह से अगर रूम में रात के वक्त डिम लाइट, छोटा बल्ब चल रहा होता है, ऐसी कंडीशन में उनको लाइट भी डिस्टर्ब कर रही होती है, वो चाहते हैं कि उस लाइट को भी बंद कर दिया जाए। और अगर बच्चे हाइपो सेंसिटिव होते हैं, यानी बच्चों को ज़्यादा लाइट भी कम महसूस हो रही होती है, ज़्यादा साउंड भी कम महसूस हो रही होती है, ऐसी कंडीशन में वो अगर कोई म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा ऊंची आवाज़ में प्ले करेंगे। अगर वो कार्टून देख रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसके साउंड को भी हमेशा बढ़ा के रखेंगे। और उसके अलावा उनको रूम में जो लाइट्स हैं वो भी शार्प लाइट्स चाहिए, वो ब्राइट लाइट्स चाहिए, वो चाहते हैं कि ज़्यादा लाइट्स हों ताकि उनकी जो सेंसिटिविटी का लेवल है उसकी सेटिस्फेक्शन हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चों में कुछ फीचर्स ऐसे आते हैं जिसमें बच्चे जंप नहीं करते। फॉर एग्जांपल अक्सर ऑटिस्टिक बच्चों में ये देखा गया कि नॉर्मल उनके एज ग्रुप के अगर बच्चे 1 स्टेप से या 2 स्टेप से स्टेयर से
जंप कर सकते हैं, या फिर चेयर से या सोफे से बेड से जंप कर सकते हैं, तो ऑटिस्टिक बच्चे ऐसी कंडीशन में या उनके एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो जंप नहीं करेंगे, यानी वो इकट्ठे अपने दोनों पाँवों के साथ कहीं पर भी जंप नहीं कर सकते। वो उतरेंगे प्रॉपर्ली, अगर चेयर पर भी ऊपर टांगे रख के बैठ गए तो वो प्रॉपर्ली वहाँ से वन बाय वन लेग्स के साथ उतरेंगे, वो वहाँ से जंप नहीं करेंगे। इसके अलावा अब बच्चों में नॉर्मली देखा गया कि ऑटिस्टिक बच्चे अपनी रूटीन के साथ बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी जो उनका उठने का टाइम है, जो उनका सोने का टाइम है, जो उनका खाने का टाइम है, वॉशरूम जाने का टाइम है, नॉर्मली उनका पैटर्न जो है वो सेम रहता है। इन केस किसी भी वजह से, किसी फैमिली इशूज़ की वजह से अगर उनका ये पैटर्न चेंज हो जाता है, यानी वो लेट सोना पड़ता है उनको किसी वजह से, या फिर किसी वजह से जल्दी सोना पड़ता है, वो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर उनकी रूटीन कुछ डिस्टर्ब होती है, तो उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाती हैं, वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों में नॉर्मली ये भी देखा गया है कि कुछ ऑटिस्टिक बच्चे एबनॉर्मल क्राई करते हैं, या फिर एबनॉर्मल उनकी लाफ्टर होता है या स्माइल होती है। स्माइल के लिए हम उसको प्रॉपर्ली लाफ्टर कहते हैं, क्योंकि उनके साउंड्स आ रही होती हैं, यानी बैठे बैठे बच्चे फॉर नो रीज़न हंसना शुरू कर देंगे, ऊंची ऊंची मुस्कुराना शुरू कर देंगे, ऊंची हंसना शुरू कर देंगे विद साउंड्स, और फिर अचानक से खामोश हो जाएंगे और फिर साथ ही रोना शुरू कर देंगे, या फिर अचानक से रोते रोते विद साउंड वो रो रहे होते हैं, क्राई कर रहे होते हैं, और साथ में कुछ देर के बाद खामोश हो जाएंगे, फिर हंसना शुरू कर देंगे। यानी उनमें जो एबनॉर्मल बिहेवियर का पैटर्न है वो आ रहा होता है, उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं होती, यानी वो विदाउट रीज़न रो रहे होते हैं और वो विदाउट रीज़न जो है वो हंस रहे होते हैं। उनको कोई वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, किसी के साथ बात नहीं कर रहे होते, लेकिन वो बिला वजह बैठे बैठे रोना शुरू कर देंगे या फिर हंसना शुरू कर देंगे। उनमें ये जो पैटर्न है ये शो होता है। इसके साथ साथ एक बड़ा इशू ऑटिस्टिक बच्चों में ये भी होता है कि उनमें एम्पैथी का फैक्टर जो है वो नहीं होता, यानी वो उनके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। अगर उनके सराउंडिंग में उनका कोई पीयर ग्रुप, उनके सिबलिंग्स, उनके पेरेंट्स से अगर वो कोई हर्ट होते हैं, उनको कोई इंजरी होती है या फिर कोई बच्चा रो रहा होता है, तो उसके पास जाके उसको कंसोल नहीं करेंगे, उससे जो उनका इमोशनल रिलेशन है वो डेवलप नहीं होगा। उसके पास जाके वो उसको फील नहीं करेंगे कि बच्चा जो है हमारा भाई बहन सिबलिंग्स या उनके फ्रेंड्स जो हैं वो किस तरह से फील कर रहे हैं, उनको क्या इशू आ रहा है। इसके अलावा नॉर्मली बच्चों में ये भी देखा गया है कि कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में अगर वॉक है, यानी उनकी फिजिकल माइलस्टोन जो है वो नॉर्मल थे, उनकी मोटर एक्टिविटीज़ नॉर्मल है, वो वॉक परफॉर्म कर रहे हैं, तो बच्चे चलते चलते टो वॉकिंग शुरू कर देते हैं, यानी अपने पंजों के बल चलना शुरू कर देते हैं। ऐसी कंडीशन हम उसको नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं कुछ कंडीशन में, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि बच्चे किसी वक्त में टो वॉकिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि बच्चे नॉर्मल अपनी वॉक परफॉर्म कर रहे हैं, यानी वो अपने शौक से अपनी मर्जी से किसी वक्त टो वॉकिंग कर रहे होंगे और किसी वक्त वो टो वॉकिंग छोड़ के नॉर्मल वॉक जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हमने देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में जो ऑटिस्टिक फीचर्स के साथ होते हैं, उनमें एक फीचर ये भी आ रहा था कि वो नॉर्मल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी बच्चा बैठे बैठे कुछ भी शोर मचाना शुरू कर देगा, यानी ऐसी साउंड प्रोड्यूस करेगा जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जिसका कोई पर्पस नहीं होता, सिर्फ वो अपनी ईज़ के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और अपनी विलिंगनेस के साथ वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कुछ सेकंड्स तक रेगुलर वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो उन साउंड्स को छोड़ देते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं करते। इसके अलावा उनमें जो सोशल इंटरेक्शन होता है बच्चों में वो नहीं होता, बच्चे सोशलाइज नहीं कर रहे, यानी अपने पीयर ग्रुप के साथ वो बातें नहीं करेंगे, कहीं पर उनके जो सिबलिंग्स वो बैठे होंगे उनके पास आके खेलेंगे नहीं, अपने दोस्तों के पास नहीं जाएंगे, या फिर उनकी सराउंडिंग में अगर हम किसी रूम में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहे हैं तो बाकी बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, यानी वो सोशलाइज नहीं करेंगे। अगर उनको कोई टॉय चाहिए तो वो अपने टॉय के साथ खेलेंगे और वो अपने टॉय को खींच लेंगे, और बाकी बच्चों के साथ वो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते। इवन वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, उनकी तरफ भी नहीं देखते। बट यस, पेरेंट्स के साथ उनका थोड़ा सा सोशलाइजेशन इसलिए होती है कि पेरेंट्स उनकी नीड्स या पूरी कर रहे होते हैं, यानी उनको पता होता है कि उनकी मदर जो है उनको फीड करवाएगी, उनको दूध वहाँ से मिलेगा, उनको पैम्पर चेंज करना है, उनको वॉशरूम ट्रेनिंग होनी है उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको होगी, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम उनको स्पेंड करना होता है अपने पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स के साथ उनका थोड़ा सा इंटरेक्शन रहता है, लेकिन बाकी लोगों के साथ उनकी सोशलाइजेशन जो है वो ना होने के बराबर होती है, या फिर वो अटेंशन बाकी लोगों को नहीं दे रहते। इसके साथ साथ ऑटिस्टिक बच्चे मोस्टली अपने किसी एक स्पेसिफिक टॉय के साथ बड़े ज़्यादा अटैच होते हैं। उसमें होता यह है कि मोस्टली जब ऑटिस्टिक बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं तो वो बच्चा कोई एक खिलौना ऐसा पिक कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैग्नेट्स के साथ बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं, या फिर किसी म्यूजिकली चीज़ के साथ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो उस टॉय को वो थ्रू आउट द डे वो पसंद करेगा कि वो अपने साथ लेने का फिरे, और जब भी वो सुबह सोकर उठे तो उसको फ़ौरन से वो टॉय चाहिए होगा। और ये एपिसोड जो है वो कुछ मंथ्स तक चल सकते हैं, यानी अप टू 1 to 2 मंथ्स तक वो किसी एक स्पेसिफिक टॉय के साथ अटैच रहेंगे, उसको दिन और रात में वो टॉय चाहिए, और उसके बाद कुछ महीनों के बाद उस टॉय को छोड़ देगा, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं होगा या उसकी तरफ इंटरेक्ट नहीं होगा, और उसके बाद उसको नया टॉय चाहिए होगा, और वो जो नया टॉय है उसके साथ वो
खेलना शुरू कर देंगे या सारा दिन उसको ले लेकर फिरेंगे। इन केस उनका टॉय वो गुम हो जाता है बीच में या उनको नहीं मिलता, तो उनके मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक और फैक्टर जो ऑटिस्टिक बच्चों में देखा जाता है, कुछ बच्चों में ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन, अगर वो बहुत सीवियर किस्म के ऑटिज्म का शिकार हैं तो बच्चे कैन हार्म अदर्स, और वो खुद को भी हार्म कर सकते हैं। ऐसा होता है कि बच्चे खुद को हर्ट करते हैं, और मोस्टली इन कंडीशन में देखा गया कि बच्चे मोस्टली खुद को हर्ट कर रहे थे और दूसरों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट चूँकि नहीं करते थे, इसलिए ज़्यादा उनको दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुँचाते। लेकिन एक कॉमन इशू जो होता है कि बच्चे खुद को हर्ट करते हैं या फिर खुद को दांत काट लेंगे, बाइट कर लेंगे, और इतना सीवियर वो बाइट करते हैं कि या तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या फिर एटलीस्ट वहाँ पे रैशेस बन जाते हैं, निशान दांतों पे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको उनके पेन के रिसेप्टर्स, उनके फीलिंग्स, उनके सेंसेस इतने काम नहीं कर रहे होते कि उनको बाइट नहीं करनी, वो खुद को हर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा बच्चे अगर खुद को हर्ट कर रहे हो तो वो स्ट्राइक भी कर सकते हैं, यानी बेड पर, सोफे पर या फिर दीवार में भी खुद को स्ट्राइक कर सकते हैं, खुद को हर्ट कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में, सीवियर कंडीशन में ऑटिज्म के ये फीचर्स भी आ रहे होते हैं। ये जितने फीचर्स ऑलमोस्ट आपको 10-11 फीचर्स बताए हैं या साइंस हैं ऑटिज्म के, ये ऑलमोस्ट ऑटिज्म के बच्चों में आ रहे होते हैं। इनमें से कुछ फीचर्स कुछ बच्चों में अवेलेबल नहीं होते, डिपेंडिंग ऑन देयर सीवियरिटी, कि अगर बच्चे माइल्ड टू मॉडरेट लेवल में फॉल करें तो उनमें कुछ फीचर्स नहीं होंगे, अगर सीवियर में हैं तो इनमें मोस्ट ऑफ द फीचर्स सीवियर ऑटिस्टिक बच्चों में अवेलेबल होते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप बच्चों में कोई भी ऐसे फीचर्स देखते हैं और अगर आप उनकी असेसमेंट करना चाहते हैं, आपकी फैमिली में, आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं या फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के साथ, ADHD के साथ कोई बच्चे अवेलेबल हैं और आप उनके असेसमेंट करवाना चाहते हैं, आप हमें क्लिनिक पे विजिट करना चाहते हैं, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या फिर आप हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।